तुम्हें इंटरनेट पर आजकल बहुत ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो जेन जी के ऊपर होंगी कि हाउ जेन जी इज द वर्स्ट जनरेशन। द जनरेशन विद नो वैल्यूज। एक हमें समझना चाहिए कि ये जेनजी होमोजेनियस नहीं है, उनमें बहुत डिफरेंसेस है। The cost of living has increased so much that they have 86% less purchasing power than the baby boomers did when they were in their 20s. This generation, Gen Z, is the worst generation of all time. देखो, ये बात शायद हमारे ह्यूमन डीएनए में बसी हुई है कि हमेशा पुरानी जनरेशन जो होती है वो नई जनरेशन के बारे में सेम ही सोचती है कि कैसे न्यू जनरेशन इज वर्स देन देयर ओन जनरेशन। बूढ़े लोग ये सब मिलेनियल्स के बारे में सोचते थे और आज की जनरेशन में मिलेनियल्स और बूढ़े लोग मिलकर जेन जी के बारे में ऐसा सोचते हैं। दे थिंक कि जेन जी इज प्रिविलेज्ड एंड उन्हें ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती हैं। बट हर जनरेशन की अपनी एक अलग और यूनिक प्रॉब्लम्स होती है एंड अकॉर्डिंग टू मी जेन जी एक बहुत ही यूनिक जनरेशन है जिसके सामने ऐसे चैलेंजेस हैं जिन्हें शायद ही पुरानी किसी जनरेशन को फेस करना पड़ा हो व्हाइल ग्रोइंग अप। देखो, एक इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज होती है उसकी अटेंशन। अब चाहे वो अटेंशन तुम्हें अपनी सोशल लाइफ या अपनी रिलेशनशिप्स या फिर अपने करियर पर देनी हो, तुम्हारी अटेंशन तुम्हारे गोल्स को अचीव करने के लिए एक बड़ी सिग्निफिकेंस प्ले करती है। लेकिन इन द एज ऑफ सोशल मीडिया, जहां तुम्हें हर एक छोटी चीज के लिए कोई ना कोई एक ऐप मिल जाती है, टिंडर से लेके इंस्टाग्राम तक, ऑल दे वांट इज योर अटेंशन। People think that we, Facebook, are competing with something like Twitter, that one social network is competing with another social network. But really, he said, our biggest competitor is YouTube, because they're not competing for social networks, they're competing for attention. And YouTube is the biggest competitor in the digital space for attention. और ये चीजें जेन जी के लिए एक बहुत ही बड़ी हर्डल बन जाता है। जनरली जेन जी के बीच में सोशल मीडिया की जो एडिक्शन होती है उसका ब्लेम इंडिविजुअल लोगों को दिया जाता है कि वो खुद इस एडिक्शन के लिए जिम्मेदार हैं। बट मैं इस बात से पूरा एग्री नहीं करता हूँ। देखो, बहुत सारे लोग एक बेसिक चीज नहीं समझते और वो ये है कि ये जो इंटरनेट है, इंक्लूडिंग वेबसाइट्स लाइक इंस्टाग्राम और यूट्यूब, वो हमारी साइकोलॉजी को ही एक्सप्लॉइट करने के लिए डिजाइन किया गया है। जहां इन साइट्स में एक छोटे से आइकन के शेप और कलर से लेकर उन साइट्स का पूरा लेआउट ही ह्यूमन साइकोलॉजी को स्टडी करने के बाद ही डिजाइन किया गया है। और जब कोई चीज तुम्हारी ह्यूमन साइकोलॉजी को एक्सप्लॉइट करने के लिए ही बनाई गई हो, तब किसी भी एवरेज इंसान के लिए उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। ऑल दी मेगा कॉर्पोरेशंस पूरे सिस्टम को तुम्हारे अगेंस्ट डिजाइन करती हैं, जिसमें अगर तुम एक बार फंस गए तो उससे निकलना तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल है। एंड देखो, आज के टाइम में तुम्हारी जो अटेंशन है वो कंपनीज के लिए सबसे बड़ी करेंसी है, जहां हर बड़ी कंपनी तुम्हारी अटेंशन अपने ऊपर ग्रैब करने के साथ ही उस अटेंशन को एक बार ग्रैब करने के बाद अपने ऊपर ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रखने की रेस में है। और इस अटेंशन की करेंसी को ग्रैब करने के लिए दीज सोशल मीडिया साइट्स कैन डू एनीथिंग। अब चाहे उन्हें तुम्हारी साइकोलॉजी को ही क्यों ना एक्सप्लॉइट करना पड़े। अब दूसरी जनरेशन के लोगों का यहाँ ये कहना होता है कि तुम सोशल मीडिया छोड़ क्यों नहीं रहते, हमारी तरह बनो। देखो, हम कैसे डिस्कनेक्टेड है सोशल मीडिया से, बट वो ये चीज नहीं समझते कि आजकल इंटरनेट हमारी सोसाइटी का एक छोटा सा हिस्सा नहीं, बल्कि वो हमारी सोसाइटी का एक बड़ा पार्ट बन चुका है। मैं तुम्हें ये चीज अपने एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। बैक इन 2022 मैं व्हाट्सएप गिव अप करना चाह रहा था, बट आई कुडंट। और वो इसलिए नहीं क्योंकि मेरा डिसीजन वीक था, बट इसलिए क्योंकि आज के टाइम में अब चाहे वो वर्क लाइफ हो या कॉलेज लाइफ, सब व्हाट्सएप से ही कनेक्टेड है। कॉलेज की हर एक इन्फॉर्मेशन मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पर आती थी। अब चाहे वो कोई इंपॉर्टेंट नोटिस हो या फिर अचानक से बना हुआ एक्स्ट्रा क्लास के लिए प्लान, अगर मैं व्हाट्सएप से डिस्कनेक्ट हो जाता तो मैं ये सब मिस कर देता एंड इट कुड हैव अफेक्टेड माय कॉलेज लाइफ। एंड जैसा मेरा केस था, वैसे ही आजकल हर स्कूल में पढ़ने वाले या कॉलेज में पढ़ने वाले या फिर जॉब करने वाले जेन जी का भी है। इंटरनेट की इसी सुविधा ने हमारे पुराने सारे मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन को रिप्लेस कर दिया है एंड सोसाइटी में उनकी जगह ले ली है, जहां तुम उससे पूरी तरह से डिस्कनेक्टेड नहीं हो सकते अनलेस तुम्हारे पास ऐसे प्रिविलेजेस हो जहां तुम ये सब अफोर्ड कर पाओ। इनफैक्ट आजकल की जो फैमिलीज होती हैं वो खुद व्हाट्सएप ग्रुप की फैमिली ग्रुप्स में बदल गई हैं, जहां किसी का किया हुआ एक मैसेज डिसाइड कर देता है कि पूरी फैमिली में लड़ाई होगी या फिर नहीं। तो जब फैमिली के बड़े बड़े लोग जो समझदार होते हैं वो खुद सोशल मीडिया के इस जाल से नहीं बच पाते, तो यंग जेन जी जिनका माइंड डेवलपिंग स्टेज में होता है, उनके लिए इससे बचना और भी मुश्किल होता है। एंड यहाँ जो ओल्डर जनरेशन है उनकी एक और कंप्लेन आती है कि आजकल की जनरेशन उनकी तरह घर से बाहर निकलकर नहीं खेलते, उनकी तरह एक्टिव नहीं है, वो पूरे दिन फोन में चिपके रहते हैं और बच्चों को पता ही नहीं है कि बाहर जाकर खेलना कितना फन होता है। बट मैं थोड़ा हार्श होकर पुरानी जनरेशन से यही कहूंगा कि क्या तुमने बच्चों के लिए खेलने की जगह छोड़ी है? पहले के टाइम में तुम्हें रोड्स खाली मिल जाती थी जहां तुम अपने एरिया के बच्चों के साथ गली क्रिकेट खेल लिया करते थे, बट आजकल वो सारी रोड्स कार से भर चुकी हैं। जहां पहले एक सोसाइटी में बस कुछ ही लोगों के पास कार हुआ करती थी,
आजकल वो परसेंटेज बहुत बढ़ गया है, जिसकी वजह से ट्रैफिक इन द सिटी सो मच कि पहले जो रोड्स बच्चों के लिए खेलने का प्लेग्राउंड होती थी वो आजकल उनके लिए डेंजर बन चुकी हैं। एंड जो खाली ग्राउंड्स हुआ करते थे उनके खेलने के लिए वो आजकल बिल्डिंग्स या किसी और का घर या फिर कार पार्किंग स्पेस में कन्वर्ट हो गए हैं। एंड ये यंगर जनरेशन के लिए एक चैलेंज प्रोवाइड करती है कि इवन इफ दे वांट टू प्ले, वो खेले कहाँ, बिकॉज नॉट एवरी सोसाइटी हैव पार्क्स नियर देम। तुम्हारी सोसाइटी के पास एक पार्क होना तुम्हारे लिए एक बहुत ही बड़ी प्रिविलेज की बात है। एंड दिस लैक ऑफ गोइंग आउटसाइड टू प्ले यंगर जनरेशन के सामने एक और चैलेंज लाकर रख देता है, एंड वो है लैक ऑफ सोशल स्किल्स। देखो, हर बच्चा एक्सट्रोवर्ट नहीं होता या फिर उनके सोशल स्किल्स अच्छे नहीं होते। ये स्किल्स जो बचपन में दूसरे अनजान बच्चों के साथ खेलकर हम डेवलप करते थे वो आजकल उस तरह से डेवलप नहीं हो पाते हैं, एंड उसकी वजह से किड्स हैव प्रॉब्लम मेकिंग फ्रेंड्स व्हाइल ग्रोइंग अप। एंड यहाँ पेरेंट्स की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि वो अपने बच्चों को ऐसे रेस करें जैसे उन बच्चों की नीड है इन द टाइम ऑफ टेक्नोलॉजी। देखो, कोई भी जनरेशन खुद को अपने आप पाल पोस कर बड़ा नहीं कर देती है, उसके लिए हमेशा रेस्पॉन्सिबल होता है एक पीछे वाली जनरेशन। अब यहाँ जेनजी और उनकी पेरेंट्स की जनरेशन के बीच में एक यूनिक प्रॉब्लम आ जाती है कि उनके पेरेंट्स एक ऐसी जनरेशन को बड़ा करने के लिए इक्विप्ड ही नहीं है जो जनरेशन इंटरनेट के साथ ग्रो हुई है। 2010 के बाद वी सो अ रैपिड ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी। 2010 से पहले एंड 2010 के बाद जो टेक्नोलॉजी के बीच में डिफरेंस है वो जमीन आसमान का फर्क है। एंड वी नो ये टेक्नोलॉजी जेनजी के लिए बहुत ही नए चैलेंजेस लेकर आती है, जिसके साइड इफेक्ट्स को समझने के लिए ही रिसर्चर्स को बहुत ही साल लग गए हैं। ऐसे केस में पेरेंट्स को पता ही नहीं था कि ऐसी जनरेशन को रेज कैसे करें जिसकी प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो आज तक सोसाइटी में देखी ही नहीं गई थी। देयर वाज अ बिग डिस्कनेक्ट बिटवीन द जनरेशन बिफोर जेनजी एंड द जेनजी देमसेल्व्स। एंड इसकी वजह से कहीं ना कहीं जेनजी को खुद ही समझना पड़ा कि ये जो नई तरह की प्रॉब्लम्स हैं उनसे वो डील कैसे करें, क्योंकि इससे पहले कोई भी प्री डिफाइंड रोड मैप नहीं था, क्योंकि पुरानी जनरेशन ने कभी भी ये प्रॉब्लम्स फेस ही नहीं की थी। एंड ये बात हम सबको पता है कि अगर किसी प्रॉब्लम को पहली बार टैकल किया जाए तो सबसे ज्यादा गलती के चांसेस उसी में होते हैं। एंड वही केस जेन जी के साथ भी हुआ, जहां जेन जी ने अपनी लाइफ में काफी मिस्टेक्स की होंगी। अब चाहे वो अपनी इमोशनल स्टेबिलिटी को लेकर हो या फिर अपनी पर्सनल लाइफ को